सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 8 और 9 जनवरी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके पीटी मेंस निबंध, ठीक ना। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं पूरा का पूरा ये न्यूज़पेपर कवर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ कल और आज है न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदी का न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, तो सबसे पहला इसमें एक तो ये है कि रुपये का ना वैल्यू काफ़ी गिरता जा रहा है, ठीक है ना। तो आखिर इसके वजह क्या कारण है, तो ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी सीडीपीओ मेंस में पूछ चुका है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में आखिर भारतीय रुपये का मूल्य क्यों गिर रहा है। तो मैं इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर को लिखा जाए। फिर एक और जो है आपका जो अभी चर्चा में है, आपको पता है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। तो ये आखिर जो जितने भी हमारे भारतीय प्रवासी दुनिया के अदर देशों में रहते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक ना। और चूँकि इस बार का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन या क्या योगदान है, तो हो सकता है कि यहाँ से मेंस में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है यहाँ पे निबंध में भी आ सकता है, मे बी, ठीक ना। आपको इसके लिए भी तैयार होकर जाना पड़ेगा इस बार। बाकी इसमें मैं मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे लिखा जाए, विथ मॉडल आंसर में डिस्कस करूंगा, ठीक ना। फिर अभी न्यूज़पेपर में आया था कि रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट हमारे देश में चल रहा है, अभी आपको पता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कैन और बेतवा नदी को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आखिर जो नदी जोड़ो परियोजनाएँ जो है उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं, ठीक ना। और चूँकि आपको पता है कि बिहार में भी कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना होने वाला है, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। और नेशनल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नदी जोड़ो परियोजना से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मैं कई सारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, इसको कैसे लिखा जाए मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एक तो ये न्यूज़ हो गया। दूसरा जो है आपका कुछ कुछ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि जाड़वा जनजाति को पहली बार मिला मताधिकार, या फिर ब्रिक्स 11वां मेंबर कौन बना, इंडोनेशिया बना है, या विशाखापत्तनम में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करंट अफेयर्स देखेंगे आज और कल के न्यूज़पेपर में, तो पहला इसमें यह है कि हमारे राज्य का जो हरियाली 17% हो गया, 17% हो गया, और इसको 33% ले जाने का टारगेट है। तो ये इसमें पीटी में भी, और जो जल जीवन हरियाली मिशन है उसका वो क्या है, उसका पर्यावरण संतुलन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेंस में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में एक बना के यहाँ दिया हूँ। आगे जाके फिर एक दिव्यांग राधा है, ये जो आपका पहली फूड डिलीवरी गर्ल्स ये बिहार की बनी है ये। बाकी मोदी जी का कुछ बुक है उसको चर्चा करेंगे। बाकी जो हमारे पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका जो सुप्रीम कोर्ट को भेजने की सिफारिश की गई है वो, बाकी और भी इसमें कई सारे जो करंट है उसको मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए ये जो आपका जो लेक्चर में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझिए कि अगर आपको पीटी या मेंस की तैयारी बीपीएससी की करनी हो, अगर आपके पास आधा घंटा पर डे है तो आप इस लेक्चर को देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल IAS फाइटर्स पेन में नीचे लिंक दूंगा, वहाँ शेयर करूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लिख कर जो है ना, नीचे मोबाइल एक टेलीग्राम नंबर दिया गया है उसका, वहाँ पे आईडी पर आप हमको भेज दीजिएगा कॉपी, आपका वो कॉपी चेक हो जाएगा। और मैं ये अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी मेंस का खास करके, आप देखेंगे कि जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप जीएस पर फर्स्ट हिस्ट्री को छोड़ दिया है तो बाकी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं करंट बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। और वो न्यूज़पेपर से मैं इजीली कवर करा दूंगा। ये 67 से मैं कराते आ रहा हूँ, 67, 68, 69 से कराते आ रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और इस बार भी 70 और 71 जो अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसमें भी ये लेक्चर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। और लगातार डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे मैं कोशिश करूँगा जैसे हमको टाइम मिलेगा ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किया, और काफ़ी ये बेनिफिट रहेगा। आपने मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। बाकी जितना क्वेश्चन देखिए, आपको इसके क्वेश्चन को देखना है, उसमें क्या क्या मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको कॉपी में रख कर ले, बाकी अच्छे से आंसर लिख के पीडीएफ बना कर हमको भेजिएगा, ठीक है। और ये सब के लिए फ्री है, इसमें कोई किसी का ये ऐसा नहीं कि ये कोई चार्ज है। आप फ्री वीडियो देख के आंसर लिख के हमको कॉपी भेज सकते हैं, आपका चेक हो जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि आपका करंट अफेयर जो कि एग्जाम में पूछता है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वही न्यूज़पेपर आपके सामने डिस्कस करूँ जो या तो जो पीछे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ चुका है या पूछे जाने का चांस है। आइए फिर को शुरू करते। देखिए हाँ, एक चीज़ और देखिए, आंसर की आ गया 70 का। देखिए मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है, मैं अभी तक कट ऑफ के बारे में नहीं मैं बता, लेकिन कट ऑफ जो मेरे ख्याल से जो है ना 90 के ही आसपास जनरल मेल रहना चाहिए। अगर कोई अंदर में कोई बड़ी धांधली या कोई और बड़े लेवल पर लीकेज पेपर लीक नहीं हुआ हो, मतलब क्योंकि परीक्षा वापस होने पर तो गड़बड़ी हुआ तो फिर से एग्ज़ाम हो गया, लेकिन और भी कुछ चीज़ें अगर
अंदर में कुछ अगर होगा तो हो सकता है हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो सही देखा है तो 90 जनरल मेल सफिशिएंट कट ऑफ है, क्योंकि अभी तक मैं जब ट्रांसफ़र किया है 500 प्लस लोगों का मैसेज या कॉल आ चुका है कि उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है, 90 के आसपास जो आपका कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी अब आंसर बाकी तो कुछ बार रिजल्ट आ ही जाएगा 15-20 दिन के बाद, तो उसको देखते हैं। तो देखिए पहला जो आपका करंट अफेयर्स इसमें है कि रुपये की गिरावट को थामना जरूरी। अब इसमें देखिए मेनली आप जो बीपीएससी और क्वेश्चन फ्रीपीयू में पूछा, मैं पहले उसको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तब उसका मैं संपादकीय को लूँगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में आ रहे ह्रास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए तथा रुपये के मूल्य की पुनर्प्राप्ति के संभावित उपाय सुझाइए। मतलब कि आपको जो मेन जो की टर्म ये है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में आपको भारतीय रुपये का मूल्य गिर रहा है, तो आपको ये पहले बताना पड़ेगा, कुछ फैक्ट देना पड़ेगा कि कितना कितना कब 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 गिरा है, ठीक है ना, कुछ फैक्ट। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट है, समीक्षा रिव्यू करने बोला है। इसका मतलब जब भी कभी इम्पैक्ट आप इसका लिखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इसका और निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तब आप ऐसे पॉजिटिव भी लिखेंगे निगेटिव भी लिखेंगे, और तब जाके आप अंतिम बताएंगे आखिर क्या वो मेजर्स अपनाए जाएँ जिससे कि जो है ना इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को 400 या 450 शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भूमिका में थोड़ा सा बता देंगे कि रुपये का जो गिरना, तो थोड़ा सा बेसिक टर्म बता देंगे। फिर आप उस फैक्ट के साथ अपने आर्गूमेंट देंगे कि हाँ इतना इतना गिरा है। फिर आप उसके जो है ना आएंगे इम्पैक्ट पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे अच्छे से लिखेंगे 5-6 पॉइंट, फिर नेगेटिव में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, तब जाके वो कौन कौन से उपाय, ऐसे करके आप आराम से 400 से लेकर 450 शब्दों तक पहुँच सकते हैं। देखिए मेंस आंसर राइटिंग का सिंपल सा एक तरीका ये है कि जब भी कैसे आपको क्वेश्चन मिले ना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, उसके की टर्म को आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक माइंड में मैप बना लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हर एक आंसर जो है 20 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा। अगर आपकी स्पीड 25 वर्ड लिखने की पर मिनट है तो अगर 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा तो 1 मिनट में 25 वर्ड लिखेंगे तो 20 मिनट के लगभग 450 वर्ड आराम से आप सोच सोच के लिख सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से होगा। और वही इस यूट्यूब के जरिए से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस कम से कम हो जाए। देखिए आइए थोड़ा सा इसमें देखिए कैसे करना है, कुछ फैक्ट बताता हूँ जो इस न्यूज आर्टिकल में दिया हुआ फैक्ट, और भी कई जगह से मैं कुछ सोर्स लिया हूँ। देखिए अभी जो रुपया जो है, देखिए 2004 से लेकर 2014 तक अगर हम बात करेंगे तो 2004 में $1 का वैल्यू लगभग 44.37 रुपया था। वो 2014 में कितना हो गया, 60.34 रुपया हो गया, और अभी 10 साल में इतना गिरा रुपया। उसके बाद देखिए अभी 14 से लेकर अगर 24 की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब $1 लगभग 60 रुपये के बराबर था, और अभी ये लगभग 85.54 हो गया है। तो कहने मतलब रुपया लगातार गिर रहा है। तो आप अपने आंसर में ये कुछ जो चीज़ें देंगे, देखिए इसको अगर आप अपने आंसर में इन डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स बढ़ेगा। देखिए मेंस में भी ये सिर्फ आपको हवाई नहीं करना है, आप जो कि अधिकारी बनने जा रहे हैं अपनी बातों को कुछ फैक्ट के साथ कहेंगे तो एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा तो नहीं इसके पास मतलब कि शब्दों को कहने के साथ ही साथ इसके पास कुछ लॉजिक फैक्ट भी है, तो उसमें आपका मार्क्स काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे जब इस आर्टिकल को आप देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ वही लिखा हुआ है कि कितना डॉलर हो गया, बता ही दिया आपको। और इसके लिए देखिए क्या है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है। और देखिए चूँकि जब रुपया गिरेगा तो रुपया का वैल्यू जब गिरेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उसमें कम होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने का अर्थ ये है कि निवेशक भारत में निवेश नहीं करेगा, जो भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ निवेश नहीं करेगा, ठीक ना। अगर रुपया गिरेगा तो हमारा व्यापार घाटा भी काफ़ी बढ़ेगा, ठीक ना। हाँ कुछ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ, ठीक ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डॉलर महंगा, चूँकि हम जो कच्चा तेल जो आयात करते हैं काफ़ी पैसा उसमें खर्चा होता है, तो वो हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब हो सकता है, ठीक ना। तो कई सारे इसके प्रभाव हैं, इसमें जितना भी मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, और अंडर करने के साथ साथ मैं यहाँ पे उस सारे पॉइंट को आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जब भी कभी ये रुपया गिरे इसका प्रभाव देखिए क्या होगा। देखिए पहला तो इसमें आप लिखिएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होगा कि जब भी कभी रुपया गिरेगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात कैसे बढ़ेगा, देखिए जैसे मान लीजिए $1 रुपया अभी मतलब मान लीजिए 85 रुपये के आसपास है, तो अगर मान लीजिए पहले 60 रुपया था मान लीजिए, तो पहले अगर हमारे कोई अगर एक्सपोर्ट हमारे देश से सामान करना चाहता है उसको 60 रुपये में कम ही सामान मिलेगा, लेकिन अब वो 85 रुपया होगा। इसका मतलब ज़्यादा रुपये का दाम गिरने से ये होता है कि हमारे निर्यात में वृद्धि होती है। अगर निर्यात में वृद्धि होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और इससे कहीं ना कहीं देश में रोजगार बढ़ोतरी हो सकती है। ये है। दूसरा ये है कि विदेशों में जो हमारे
काम लोग कर रहे हैं, हमारे वर्कर जो काम करने गए हैं वहाँ से रेमिटेंस ज़्यादा आएगा, वहाँ से पैसा क्या आएगा, खासकर गल्फ कंट्री से जहाँ भी हमारे ज़्यादा भारतीय जाके काम करने गए हैं। तो दो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इसमें दिखा सकते हैं। एक तो निर्यात में वृद्धि होता है, दूसरा जो है ना विदेशों से जो पैसा आता है रेमिटेंस उसमें क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि हो जाती है। निगेटिव देखिए सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि इम्पोर्ट कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम डॉलर में खरीदते हैं ना, हमको अधिक रुपया देना पड़ेगा। तो जैसे कच्चा तेल हम एग्जाम्पल दे देंगे, विदेशों में भी शिक्षा काफ़ी लागत हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक ना। मुद्रास्फीति हमारे देश की क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हमारा व्यापार घाटा जो है, जो कि और निगेटिव में चले जाएंगे, ये भी एक निगेटिव पॉइंट आप दिखा सकते हैं। विदेशी ऋण का महंगा हो जाएगा, ठीक ना। विदेशी ऋण का जो हम पैसा की डॉलर में लेंगे ना, उसमें अधिक रुपया हमको देना पड़ेगा, तो विदेशी ऋण काफ़ी महंगा हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि चूँकि रुपया डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि विदेशी निवेशक जो है ना वो हमारे देश से कहीं और पैसा निवेश कर सकते हैं। ये कुछ बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश के इकोनॉमी पे पड़ सकता है। आप इन सारे निगेटिव पॉइंट को जो है अच्छे से डील कर देंगे और एक दो पॉइंट पॉजिटिव लिख देंगे, आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वो कौन सा मेजर अपनाया जाए, कौन सा उपाय। देखिए पहली बात हमको क्या करना चाहिए कि जो यूएस डॉलर पे हमारी निर्भरता हमको कम करनी, जैसे कैसे कम कर सकते हैं, दो देशों के बीच हम समझौता करेंगे जहां अपने रुपये में हम उससे व्यापार करेंगे, जैसे रशिया से हमने किया और भी देशों के साथ हमने किया है, तो हम रुपये में व्यापार करेंगे तो डॉलर पर हम निर्भरता कम हो जाएगी। पहला उपाय ये कर, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि आपका निवेश को हम आकर्षित करें। जैसे मोदी जी देखते होंगे अगर कभी विदेश दौरे पर जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ के जो प्राइवेट बड़ी आईटी कंपनी, जो भी कंपनी, उसके डायरेक्टर या उसके सीईओ से मीटिंग करते हैं। क्यों मीटिंग करते हैं? ताकि हमारे देश में वो क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, हमको मुद्रा भंडार को किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा, लगातार बढ़ाना पड़ेगा। ये सब कुछ उपाय करके हम जो है ना इस चीज़ से थोड़ा सा जो है मुक्ति, हम मतलब थोड़ा सा इसको ना हम उस चुनौतियों को जो है ना ठीक कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि आप ये जो जब भी कभी आंसर लिखेंगे ना, तो इस सब पॉइंट को आप जितना भी मैं डिस्कस किया अगर उसको लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी। बाकी इसमें भी जो कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट, हालांकि मैं सब कुछ ले ही लिया, यहाँ से कोशिश किया लेने का, सब पॉइंट मैं ले ही लिया। तो अगर आपको इसमें कुछ और भी लगे तो आप इसको भी जो है ना वहाँ से आंसर में लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब एक चीज़ और देखिए, जो हमारा जो रुपया जो आखिर डाउनफॉल जो होता है, इसके पीछे भी कुछ कारक है। कौन सा फैक्टर? देखिए, फैक्टर ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि किसी और देशों में, जैसे कि अमेरिका सब क्या करता है, वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट अगर वो घटाता बढ़ाता है, इससे भी हमारे मतलब कि रुपये का दाम घटता है या क्या होता है, बढ़ता है। अगर हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर रुपया मजबूत हो जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पूरे दुनिया में किस करेंसी का डिमांड सप्लाई ज़्यादा है। जिसका डिमांड ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली बात मजबूत होगा, ठीक ना। ये सब कुछ फैक्टर हैं जिसके वजह से हमारा जो रुपया का दाम घटता बढ़ता है। हालांकि फैक्टर, लेकिन हाँ आपको मेनली अगर कभी फैक्टर पूछेगा, आप ये सब पॉइंट जो है उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो कच्चे तेल का दाम भी बढ़ जाता है, तो कच्चे तेल का दाम बढ़ता है कि जो भी कच्चे तेल का खरीद जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में होता है वो सब डॉलर पे होता है, तो डॉलर का डिमांड काफ़ी बढ़ता है तो उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। करें मतलब ये सब आप फैक्टर इसमें आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये आंसर जो है ना आप इस सब पॉइंट के साथ अगर लिखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछ सकता है बीपीएससी, लॉन्ग भी पूछ। अगर आपके पास इस तरह के कुछ की पॉइंट हैं, शॉर्ट नोट बना हुआ, अगर आप उसको एक दो बार रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, आपके पास बहुत कम समय आप सारे आंसर को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नया क्वेश्चन ये है, देखिए ये पीटी मैथ दोनों में पूछ सकता है करंट अफेयर। देखिए प्रवासी भारत, देखिए सबसे पहली बात पीटी फैक्ट ये है, पहली बार भारतीय प्रवासी मीटिंग जो है ना 2023 में होता है। फर्स्ट बात ये याद रखिएगा, 2003 में 3 से लेके 15 तक ये हर एक साल होता था, लेकिन 16 से ये क्या हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और इस बार का मेन थीम क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन डेवलप इंडिया, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अब देखिए ये हर एक, हाँ 2 साल में ये अब होने लगा, ये ध्यान रखिएगा। इस बार कहाँ हो रहा है, ये उड़ीसा के कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर में। ये 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में आपका हो रहा है। अब कुछ और फैक्ट देखिए, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर 2003 से जो है ना इसको मनाया जा रहा है। इसका आयोजन वही बता दिया 2 वर्ष में 9 जनवरी को होता है, ठीक है ना। क्योंकि 1915 में इसी दिन गांधी जी जो है ना दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत। ये भी अगर पीटी में कथन बेस्ड पूछेगा तो आप अपने आंसर में अपने कॉपी में इसको लिख। देखिए मोदी जी लास्ट ईयर जब ये हुआ था मीटिंग, तो उसमें देखिए कुछ उन्होंने भाषण दिया था। 1-2 आप स्टेटमेंट उनका हो सकता है कि
अगर निबंध कभी पूछेगा उसमें यूज कर सकते हैं, या अगर मेंस भी लिखते हैं तो अगर लॉन्ग कॉन्सेप्ट आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला था, आप मतलब भारतीय प्रवासी भारत की विरासत, मेक इन इंडिया, योग, आयुर्वेद, भारत के कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प के क्या है राष्ट्रदूत हैं। अगर इस स्टेटमेंट के साथ अगर निबंध अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। और उन्होंने कहा था, प्रवासी भारतीयों में हम वसुदैव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत की व्यापक छवि देखते हैं। अमृतकाल में भारत की यात्रा में हमारे प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है किनका, गांधी जी का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसके लिए, जीएस मेंस आंसर के लिए भी, और निबंध अगर कभी पूछेगा तो उसके लिए भी। ओके, चलिए, बाकी तो लास्ट ईयर का थीम कुछ और था, इस बार का थीम बता ही दिया। चलिए देखिए, हमारे जो प्रवासी कहाँ कहाँ खाड़ी देशों में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूएई में है, कनाडा में, और सब आप जब आंसर में कभी कोई दिखा सकते कहाँ कहाँ हमारे प्रवासी हैं। और सर्वाधिक प्रवासी आबादी भारतीय मूल लोगों की है, ये भी आप फैक्ट में यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो हमारे देश के जो प्रवासी भारतीय के इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ देखिए इम्पोर्टेंस, तो पहली बात ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को ही दर्शाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख लक्षण बन गया था, ये वहाँ से ये दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो कल्चरल विस्तार जो है, जैसे धर्म की, संस्कृति की, शिक्षा की, योग की, सिनेमा का प्रसार, ये हमारे भारतीय प्रवासी उन देशों में जाके करते हैं। और रेमिटेंस प्रेषण मतलब कि भारतीय जीडीपी लगभग 3% और सर्वाधिक रेमिटेंस जो है हमको प्राप्त यहाँ से पूरी दुनिया में होता है। बाकी ये कहीं ना कहीं एक चेंज के एजेंट है, मतलब परिवर्तन के, मतलब कि निवेश करते हैं, तकनीक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, औद्योगिक विकास में योगदान करते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत की क्या है, पहचान है। भारतीय डायस्पोरा जहाँ ये जाते हैं वहाँ की पॉलिटिकल आर्थिक क्षेत्रों में अपनी मजबूती, चाहे वो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ वहाँ देखिए, या आप इंग्लैंड में देख लीजिए, या कनाडा में देख लीजिए, हर एक जगह राजनीतिक में जो इन हमारे प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी। और सॉफ्ट जो है ना कूटनीति के एक बहुत बड़े हिस्सेदार है, ठीक ना। ब्रेन ज्ञान, भारत ज्ञान और कौशल को भारत मतलब कि अगर हम यहाँ कुछ अच्छे स्कीम लॉन्च करें, नीतियाँ लागू करें, तो यहाँ वो सब हमारे यहाँ फिर से ब्रेन ज्ञान हो सकते हैं। और प्रवासी कूटनीति में सहायक होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे देंगे, जब भी मोदी जी कभी विदेशी दौरा में जाते हैं तो वहाँ भारतीय प्रवासी के साथ उनका एक मीटिंग फिक्स होता है, चाहे हौडी मोदी हो या कुछ भी, देखिएगा एक कन्फर्म होता है। आप इसको ऐसे भी करके यहाँ एग्जाम में डाल सकते हैं। देखिए, विदेश नीति में 2 तरह का मतलब कि डिप्लोमेसी होता है, एक होता है सॉफ्ट पावर, एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर जहाँ युद्ध या इस तरह की बात होती है। सॉफ्ट मतलब कि जैसे कि 2 देशों के बीच योग, कल्चर, सिनेमा का जब प्रचार प्रसार, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा जो है ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में एक बड़े एक्टर हैं, मतलब बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस है। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कैसे इनका इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या क्या पॉइंट लिखें। देखिए, पहली बात देखिए, जो पावर कूटनीति की अवधारणा 2014 में अमेरिकी के राजनीतिक थे जोसेफ नाई ने दिया था। चीन, देखिए चीन का जो पूरे दुनिया में इस तरह से प्रभाव जो बढ़ रहा है, उसके पीछे उसकी एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी भी है, ठीक ना, उसके पीछे काम करे। तो इंडिया में देखिए सॉफ्ट पावर के मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट क्या क्या है। देखिए, पहला बात रीजन और कल्चर, बौद्ध धर्म का प्रसार चीन, जापान ईटीसी में, हिंदू धर्म का प्रसार साउथ एशिया में, इस्लाम को मध्य एशिया से हम जोड़ कर देखते हैं, दुनिया के कई देशों में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, सॉफ्ट पावर हमारा है, जो बहुत बड़ा पावर है, ठीक ना। योग, पूरे दुनिया में योग आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पर कैसे फैल रहा है। सबसे सफल सॉफ्ट पावर टूल है योग हमारा, ठीक ना। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और 2021 में दुनिया के 192 देशों में योग शिविर लगा। कितनी बड़ी बात है भारत का, ठीक ना। सिनेमा, भारतीय फिल्म और गाने अफ्रीका या एशिया के कई देशों में बजते हैं और देखे जाते हैं, ठीक ना। एजुकेशन की जहाँ तक बात है कि हमारे भारत के विश्वविद्यालय में विदेशी बच्चे पढ़ने आते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्व जो बना है तो वहाँ तो बच्चे पढ़ने आएंगे ना पुराने की तरह। और हेल्थ की जहाँ तक बात है, देखिए कोविड-19 में हमने कैसे 100 से अधिक देशों को दवाई दिया, वैक्सीन दिया, और हेल्थ टूरिज्म को हमने बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक ना। और हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के क्या है, सपोर्टर है, समर्थक हैं। अमेरिका, जापान आदि देश है इसमें लोकतंत्र के सपोर्टर में भी। और वर्क फोर्स, हमारे आईटी पेशेवर या फार्मा पेशेवर विदेशों में क्या है,
कार्यरत है। ये सारे हमारे क्या हैं, सॉफ्ट पावर के टूल या साधन हैं। और ये सब कौन कर रहे हैं, भारतीय प्रवासी ही तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर के रूप में आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इंडियन डायस्पोरा के साथ कुछ समस्याएं नहीं है, समस्या है। जैसे कहीं ना कहीं पहचान का संकट है और नस्लीय भेदभाव आप अमेरिका में या कनाडा समेत देशों में देखते होंगे, कुछ न कुछ भारतीय प्रवासियों के साथ नस्लीय टिप्पणी होती रहती है। तो आप ये एग्जाम्पल दिखाएंगे, ठीक ना। स्थानीय लोगों द्वारा भारतीयों के साथ बहुत व्यवहार, राष्ट्रवादी और अतिराष्ट्रवादी सरकारों का दिक्कत होती है, ठीक ना। सांप्रदायिक संकट, बढ़ती आतंकी घटना, युद्ध की वजह से देखिए अमेरिका फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगा ना। चलिए, और देखिए बढ़ते वैश्वीकरण विरोधी परिणाम, जैसे कि अमेरिका हो गया, जो इंग्लैंड हो गया, यहाँ वीज़ा नियमों को काफ़ी सख्त किया जा रहा है, ठीक ना। नागरिकता संबंधी कुछ समस्याएं हैं। रेमिटेंस का इस्तेमाल खालिस्तान आंदोलन में किया जाता है, ये भी दिखा सकते हैं। वेस्ट एशिया में सख्त लेबर कानून होना, ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत है। और कोविड-19 के बाद प्रवासी की स्थिति ठीक नहीं, मतलब कि बीमारी की वजह से जो बड़ा इतना महामारी हुआ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आई। अब देखिए, यहाँ भारत सरकार भी कई तरह के प्रयास इसके लिए कर रही है। जैसे कि देखिए, पहले बात, भारत सरकार एक कार्यक्रम लाई है, भारत खोजनो कार्यक्रम। ये मतलब कि प्रवासी युवाओं के लिए है। वंदे भारत मिशन के तहत हमने भारतीयों को कोविड काल में लाया, कई सारे भारतीयों को। और कई सारा देखिएगा, जब भी कभी विदेशों में कोई आपदा आती है, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो जाए या आपका क्या कहते हैं तुर्की में कुछ समस्या होती है या किसी और हमारे सरकार कई तरह के ऑपरेशन गंगा है, कई तरह के ऑपरेशन चलाते हैं। उसको क्या कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रवासी इतने इम्पोर्टेंस है, तब तो हम कोई कई सारे ऑपरेशन चला उनको अपने देश लाते हैं ना। ये आप एग्जाम्पल में जरूर अपने आंसर जरूर पुट कीजिएगा। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं हो गया, प्रवासी तीर्थदर्शन योजनाएं हो गया, प्रवासी भारतीय बीमा योजना हो गया, प्रवासी कौशल विकास योजना हो गया, पासपोर्ट सुविधा आसान बनाना, ये सब कहीं ना कहीं सरकार की क्या है, नीति है। अब आगे की राह और क्या होनी चाहिए, देखिए स्पष्ट पॉलिसी बना लेनी चाहिए प्रवासी भारतीयों के लिए, ठीक ना। पूरा प्रवासी भारतीयों का डेटाबेस तैयार होना चाहिए, ठीक ना। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण होना चाहिए और भारतीय डायस्पोरा के साथ हमेशा कहीं ना कहीं संवाद होते रहना चाहिए, संवाद रुकनी नहीं चाहिए, जैसे कि मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। मैं इसमें लगभग इतना बता दिया। अगर आपको शॉर्ट लिखना पड़ जाए, लॉन्ग आंसर लिखना पड़ जाए, इवन अगर निबंध भी लिखना अगर पड़ जाए, जितना मैं पॉइंट बताएं आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। इस जो लेक्चर, इस जो सीरीज़ का यही खासियत है, पीटी मेंस इंटरव्यू सबका आपको सोल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, निबंध का, ठीक है। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय डायस्पोरा किस प्रकार नरम कूटनीति में सहायक हो सकते हैं, चर्चा करें। इसका इंग्लिश में कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन का इंग्लिश मीडियम है। भारत की विदेश नीति में भारतीय प्रवासी का क्या महत्व, 100 वर्ड में लिख सकते हैं, 200 वर्ड में लिख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करने में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका पर चर्चा करते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये सब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लिखना है तो आप लिखकर सबमिट कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और यहाँ दे दिया गया है, भारतीय प्रवासियों को अक्सर सॉफ्ट पावर की संपत्ति कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का क्या कीजिए। ये आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में, जैसा आपका इच्छा है लिख सकते। अब नेक्स्ट देखिए, जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए, ये जब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, जो चीज़ें निकल के यहाँ सामने आएगा, मैं वो अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तब इसके क्वेश्चन पर भी मैं आऊँगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी ऐसे प्रश्न आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इसमें आप सिंपल ये देखिए, हमारे देश में पूरे दुनिया की आबादी की लगभग 17.5% आबादी है और जो पशुधन जो है, एनिमल जो है, लगभग 18% पूरी दुनिया का भारत में है। जबकि पानी, वाटर जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो मात्र पूरे 4% ही है पूरे दुनिया का। कहने का मतलब है कि आबादी ज़्यादा है, ठीक ना, मानव बल ज़्यादा है और पशुधन भी ज़्यादा है, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो जिस रेशियो आबादी है, उस रेशियो में पानी की उपलब्धता हमारे देश में नहीं है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता जो है ना, 1950 में भारत में ना 5000 मीटर क्यूब था। 11 में ये हो गया 1545 मीटर क्यूब और 2050 में ये 1140 मीटर क्यूब है। मतलब कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है, ठीक ना। इस स्थिति में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट देश में जल संरक्षण, जल प्रबंधन में आवश्यक हो सकता है। तो ऐसा करके आप अगर कुछ
टू द पॉइंट बातें अगर लिखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए 1982 में ही जो है ना नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी गठित हुई थी, जिसमें कि 16 प्रायद्वीपीय नदियाँ और 14 आपका हिमालय नदियाँ, मतलब सब मिला के 30 नदियों को जोड़ने की इसमें बात की गई है। तो 11 में मोदी जी ने जो है ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कैन बेतवा को जोड़ने की स्मृति प्रदान उसी समय कर दिए थे, ठीक ना। देखिए बिहार में भी कोसी मेची, कोसी घाघरा, सोन डैम, गंगा, इस सब को जोड़ने की इसमें प्रोजेक्ट में शामिल है। अब देखिए 30 नदियों को जोड़ने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। 15,000 किलोमीटर लंबी 30 नहर, 3 वाटर जलाशय का निर्माण करना होगा, ऐसा मतलब उस मतलब समिति में ऐसा कहा गया था। और इससे ये होगा कि काफ़ी अधिक मात्रा में सिंचाई सुविधाएं बढ़ेगी और लगभग इसमें 7 से लेकर 8 लाख रुपए करोड़ खर्च हो सकते हैं अगर सबका अगर किया जाए तो इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए नदी जल परियोजना का क्या लाभ क्या होगा। देखिए पहला लाभ ये होगा कि सिंचाई क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ हेक्टेयर तक एरिया बढ़ सकता है सिंचाई का, ठीक ना। बाढ़ और सूखा से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, क्योंकि जब नहर सब बनेगा तो वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है ना बिजली भी पैदा कर सकते हैं। लगभग 34,000 मेगावाट हम बिजली पैदा कर सकते हैं। रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे, मत्स्य पालन हो सकता है, पर्यटन हो सकता है। दूसरा बात देखिए इसमें मत्स्य पालन होगा ही, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो जब भी कभी कोई नहर बनेगा, नहर के किनारे किनारे अगर आप साफ सुथरा अच्छे से करें तो वहाँ घूमने भी जाएंगे, पिकनिक मारने जाएंगे, उसमें काफ़ी फायदा है। छोटी नदियाँ और जल निकायों को मिलेगा नया जीवन। जो छोटी नदियाँ हैं तो उसको वहाँ पानी की एबिलिटी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मतलब इस नहर के किनारे हम लोग जो है ना ग्रीन आवरण को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये कई तरह के लाभ है इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। लेकिन हाँ चुनौतियाँ भी काफ़ी अधिक है। देखिए पहला चुनौती तो ये है कि जो आज के जो न्यूज़पेपर इंग्लिश में दिया है, एडिटोरियल में ये भी लिखा है कि पर्यावरण और जैव विविधता की काफ़ी अधिक मात्रा में हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। मतलब कि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि जब ये सब जितना भी नदी को जोड़ा जाएगा लगभग 23 लाख से अधिक पेड़ काटा जा सकता है। और भी कई जब पेड़ काटेंगे तो उसमें जितने भी क्या कहते हैं जीव जंतु रहते हैं और भी कई रिसोर्स मेरा बर्बाद हो सकता है ना। और राज्यों में विवाद होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप साउथ के राज्यों में विवाद होता है नदी को पानी को लेके, तो वो भी विवाद यहाँ मतलब कहीं ना कहीं फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें चुनौतियाँ पैदा कर सकता है, संघीय ढांचा में दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक ना। फिर फंड की कमी, 7-8 लाख करोड़ रुपया काफ़ी अधिक पैसा, मतलब बिहार की जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, ठीक ना। भूकंप या डैम टूटने की घटनाएं हो सकती है, जब कभी भूकंप आए डैम टूटते तो क्या कीजिएगा। प्रकृति के विपरीत ये काम हो रहा है और कई राज्यों में इसके खिलाफ जन आंदोलन तो हो ही चुका है, चाहे सरदार सरोवर जो डैम बना वहाँ भी या और भी टिहरी में कई जगह इस तरह की जन आंदोलन हो सकता है। बिहार के कुछ लोगों ने भी विरोध किया है कोसी मेची नदी परियोजना का, उस क्षेत्र के लोगों ने। तो ये चीज़ें जो है ना चुनौतियाँ आ सकती। अब समाधान देखिए क्या, देखिए पेरियार जो साउथ का एक प्रोजेक्ट है वो सफल रहा है, उससे हम सीख सकते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सारे पर्यावरण जो एक्टिविस्ट भी इसके खिलाफ हैं, तो सबसे बातचीत करके कि बीच का रास्ता निकाल के हमको इस प्रोजेक्ट को पूर्ण देखिए। ये भी नदी जोड़ो परियोजना भी हमारे देश की आवश्यकता है। किसी भी मूवमेंट की वजह से हम छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन हाँ एक बातचीत के करके सारे जो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को देख के जो है ना हमको सबको एक मंच पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। पर्यावरण हानि कम से कम हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हानि होगा भी उतना हम पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को मतलब कि वहाँ से हटना पड़ेगा उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। अगर ज़मीन ली जाती है उनको कहीं और ज़मीन दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। ये सब प्रावधान कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो जितना मैं डिस्कस किया उससे अलावा इसमें और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए कई सारा क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ लिया हूँ, नदी जोड़ो परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं, साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन 7 या 8 हमें पूछेगा, ठीक है ना। व्हाट इज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इट्स बेनिफिट एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिख दीजिए। फिर तो वही क्या है डिफाइन कर दीजिए, इसके लाभ हानि बता दिया, ठीक ना। अब नदी जोड़ो परियोजना बिहार में सूखा और बाढ़ दोनों समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। आलोचनात्मक व्याख्या करें, मतलब कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफर सोल्यूशन टू बोथ प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड इन बिहार। इसको आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आप सिंपल क्या करेंगे,
नदी जोड़ो परियोजना की बेसिक भूमिका लिख देंगे, ठीक ना। फिर कैसे बाढ़ और सूखे की समस्या से बिहार ग्रस्त है वो चर्चा कर देंगे। और नदी जोड़ो परियोजनाएं से कैसे जहाँ ज़्यादा पानी है कम वाले एरिया में पानी पहुँचा सकते हैं, तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगा, सूखे की समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आंसर को क्या कर दीजिएगा, खत्म कीजिएगा। बाकी बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का समय मूल्यांकन कीजिए। इस परियोजना से स्थानीय परिस्थितिकी और जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। लॉन्ग देखिए जो भी आंसर, देखिए मैं 5-6 तरह क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आपकी इच्छा है लिखने का आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिखिए जरूर, बिना लिखे मैथ्स नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बाकी हाउ टू राइट दिस आंसर में बता ही दिया कि इंट्रोडक्शन दीजिए, बॉडी पार्ट में एग्जाम्पल दीजिए, बेनिफिट पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित, ये भी चर्चा कीजिए। और अंतिम आप क्या लिखिए, निष्कर्ष लिख के आंसर को क्या कीजिए, खत्म। अब आते हैं कुछ पीटी फैक्ट में। देखिए इसको लिख लीजिए, विशाखापट्टनम में बनेगा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, बस इतना ही सफिशियंट है। ब्रिक्स का 11वां मेंबर कौन बन गया है, इंडोनेशिया। क्वेश्चन यहाँ भी लगातार पूछता रहता है। आदिम जनजाति जाड़वे के लोगों को पहली बार मिला कौन सा मताधिकार, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब ये आइए इंपॉर्टेंट आपका हो गया, बिहार में 17% हुई हरियाली, 33 पर ले जाने का क्या है टारगेट। ध्यान रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसके पहले एक हरियाली मिशन बिहार में शुरू किया गया था 2012 में, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। 17% टारगेट पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ये कि जल जीवन हरियाली मिशन क्या है, पर्यावरण संतुलन में इस मिशन के महत्व की चर्चा करें। आप सिंपल बता दीजिएगा कि 2019 में ये पर्यावरण के और संतुलन को देखते हुए बिहार सरकार ने एक कार्यक्रम लाया था, मिशन लाया था। इसके तहत देखिए क्या क्या हुआ था, सब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसका मैं PDF भेज दूँगा, देख लीजिएगा। पौधारोपण किया गया, मौसम अनुकूल खेती किया जा रहा है, साबुन चापाकल बनाया जा रहा है, जैविक कृषि किया जा रहा है, जो भी आहार पाइन है उसको फिर से रिपेयर किया जा रहा है, सूक्ष्म सिंचाई का किया जा रहा है, कुओं को फिर से रिपेयर किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो है ना पर्यावरण संतुलन को बेहतर करने के जो भी उपाय हो सकते हैं इस मिशन के तहत सब किया जा रहा है। आप वही उसका इम्पोर्टेंस में चर्चा कर दिए, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी पीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, ये दिव्यांग राधा है, ये बिहार की पहली फूड डिलीवरी गर्ल बनी है। मोस्ट पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट हो गया पीटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। एक किताब का नाम है अभी सदन में सुशील मोदी जी, जो इनको लिखा है डॉक्टर संजय पासवान जी ने लिखा है, बस ध्यान रखिएगा किसने लेखक है वो ध्यान है। बाकी उच्चतम न्यायालय कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट भेजने का सिफारिश दिया, बस कोलेजियम का ये निर्णय लिया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पटना CBI पटना की DSP रूबी को मिला केंद्रीय गृह मंत्री से पदक, बस इतना सफिशियंट है आपके, ठीक है। बाकी एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, अभी एक अंतिम वोटर लिस्ट जो है ना चुनाव आयोग ने जारी किया है आगाम, इसमें देखिए सिंपल जो ध्यान ये रखना है कि टोटल कितना वोटर हो गया है, 7.80 करोड़ वोटर हो गया, जिसमें कि इतना महिला है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो 100 पुरुषों पर जो है ना 914 महिला मतदाता है, पहले ये 910 था, बस ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा, आपका इसमें हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी देखिए 70 का आंसर किया ही गया है। मेरे ख्याल से जिनका 90 के आसपास जनरल मार्क्स आ रहा है जनरल मेल में, आप आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। मेरे ख्याल अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी हमको अभी मैसेज खोला है सब का मार्क्स वही 85 और 90 के बीच में वेरी कर रहा है, मैक्सिमम लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो 90 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो, ठीक ना। तो जिनका इस स्कोर में जनरल में है, बाकी अपना कैटेगरी में नंबर घटा लीजिए 2-4-5 नंबर, तो आप आराम से पीटी की तैयारी फिर मेंस की तैयारी कीजिए। तो 70 BPSC मेंस फाउंडेशन बैच 8 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें डेली बेसिस पे आपका टॉपिक दिया गया है, GS का, DI का, SA का सब दिया गया है। उसका आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, उसमें जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है हिंदी इंग्लिश में, फिर उसी टॉपिक से 8-10 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये डेली बेसिस पे आपका इसमें हो रहा है फाउंडेशन बैच में, जिसका फीस 2750 रुपये रखा गया। बाकी जिनको सिर्फ आंसर राइटिंग ही करना है, मान 70 कहीं क्लास ले लिया आंसर राइटिंग करना है, उनके लिए 2750 रुपये फीस है। इसमें बस
इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और इसका मोडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसे आंसर लिखना है इसका वीडियो मिलेगा, बाकी मोडल आंसर, ठीक है। और कॉपी तो चेक तो सब में होगा ही होगा। बाकी ऐसे स्पेशल बैच जो है ना 10 जनवरी से हम लोग शुरू करें। ये सिर्फ देखिए ये निबंध का बैच अलग से है, बाकी फाउंडेशन बैच में ऐसे लिखने का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन इसमें ना ओवरऑल जितना भी आपका लगभग इसमें 40-50 में लेक्चर लूँगा निबंध का, हर एक टॉपिक का नोट्स, और जैसे कि मतलब मीडिया टॉपिक है, मीडिया टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या कुछ कंटेंट हो सकता है, वो सब चीज़ मैं इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, लगभग 40 वीडियो के आसपास। बाकी इसमें 100 से ज़्यादा निबंध प्रैक्टिस, उसका मोडल आंसर चाहे बिहार स्पेसिफिक हो या फिलोसफिकल इशू हो, आर्थिक सामाजिक जो भी मुद्दे पर निबंध बन सकता है, उन सब निबंध का मैं इसमें चर्चा मतलब इसमें करूँगा। इसका फीस कितना 1250 रुपये रखा गया। अगर ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। बाकी 71st बीपीएससी के लिए बहुत सारा कॉल मैसेज आ रहा है, उसका भी हम 15 जनवरी से फाउंडेशन बैच शुरू करें, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू और ऐसे हम सब लोग उसमें करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब कल के वीडियो में जो भी करंट अफेयर आएगा हम उसको कवर कर लेंगे। हाँ, आप लोग की रिक्वेस्ट बस यही है, ये जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ इसका फ़ायदा उठाइए, खास करके मेंस में जितना आपको फंड में डिस्कस करता हूँ काफ़ी टू द पॉइंट है, चीज़ें आप सीख सकते हैं कैसे आंसर को लिखा जाए। वो फिर कॉपी जिनका चेक नहीं हुआ मैं कॉपी चेक करके भेज दूंगा, बाकी इसको भी लिख कर आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।